हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान और चौहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हमने साइंस का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, साइंस की बेसिक जानकारी देखी। उसके बाद हम आए बायोलॉजी, जीव विज्ञान पर, और जीव विज्ञान में भी हमने दो टॉपिक पढ़े हैं। एक तो सामान्य जानकारी पढ़ी है जीव विज्ञान बायोलॉजी की, और उसके बाद हमने पहला चैप्टर इसका पढ़ा था जीवधारियों का वर्गीकरण। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो था वैज्ञानिक नाम, द्विपद नाम पद्धति। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान है, उसका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। उसका नाम है सेल कोशिका, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर। जीवन की इकाई, कोशिका को क्या कहा जाता है? जीवन की इकाई कहा जाता है। यूनिट, जीवन की इकाई अर्थात सजीव जगत की सबसे छोटी कार्यात्मक, संरचनात्मक और मूलभूत इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। क्या? मूलभूत, सबसे छोटी, संरचनात्मक, कार्यात्मक, हमारे शरीर की सबसे छोटी, मूलभूत, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो सेल कहलाती है। या जीवन जगत की सबसे छोटी, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो कोशिका कहलाती है। देखो अब सबसे छोटी कैसे हुई? अगर हम देखते हैं यहां पर, देखो सेल, सेल से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू, टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर क्या बनती है? बॉडी। मतलब जो बॉडी कंप्लीट होती है उसमें सबसे छोटा भाग क्या होता है? सेल। ठीक, अगर सेल को देखा जाए कि मनुष्य में सेल की कितनी संख्या होती है, तो लगभग 100 खरब कोशिकाओं से मिलकर एक शरीर का निर्माण होता है, 10 टू द पावर 14। ठीक, यहां तक मामला क्लियर है? आगे सभी को समझ में? ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन और ऑर्गन से बॉडी। सबसे छोटी क्या हो गई थी? कोशिका। कोशिका को विज्ञान में साइटो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटो। इसीलिए कोशिका का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्या? अगर पूछा जाए कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसी प्रकार टिश्यू का अध्ययन क्या कहलाता है? तो टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। एक शब्द सुना हमने, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है? तो देखो, किसी भी जीवित शरीर में, किसी भी जीवित शरीर में सेल, कोशिका और ऊतक की मृत्यु क्या कहलाती है? तो इसकी मृत्यु ही क्या कहलाती है? नेक्रोसिस। ठीक है ना? क्या शब्द पढ़ा हमने? नेक्रोसिस। ये भी समझ में आ गया नेक्रोसिस क्या है। ठीक, कोशिका, कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जबकि हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी में क्या होता है? ऊतकों का अध्ययन होता है। ठीक, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो रहेगी कोशिका की खोज। देखना, अगला है आगे जो पढ़ रहे हैं इसी में। अब हम कोशिका की खोज की बात करते हैं तो हमने एक नाम पढ़ा अधिकतर, रॉबर्ट
हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की जो खोज की थी वो 1665 में की थी, और ये जो कोशिका खोजी गई थी ये डेड सेल थी, एक मृत कोशिका थी। और इस मृत कोशिका को किसमें खोजा गया था? तो इस मृत कोशिका को खोजा जो गया था वो खोजा गया था कार्क छाल में। और इस कोशिका को रॉबर्ट हुक ने जो नाम दिया था वो दिया था सेलुला। क्या नाम दिया था? सेलुला। सेलुला का अर्थ क्या होता है? तो सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा या एक छोटा पुस्तक। हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं सेल, एक छोटा कोष्ठक ही होता है वो भी, ठीक। इसी नाम पर रॉबर्ट हुक ने भी इसको सेल को सेलुला कहा था। खोज की बात कर रहे हैं हम। सेकंड नंबर पर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। किसकी? जीवित कोशिका। किसने की? तो इन्होंने तालाब के पानी में इसकी खोज की। तालाब के, जबकि अगर पूछा जाए कि बैक्टीरिया या जीवाणु के रूप में कहां पर देखा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा, तो जीवाणु के रूप में इन्होंने देखा दांतों की खुरचन में। कहां देखा था? तो दांतों की खुरचन में। दूसरी बात, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने कोशिका को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने कोशिका को जो नाम दिया था वो दिया था एनिमल क्यूल, ठीक। अब देखो रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेलुला। और इनकी रॉबर्ट हुक की पुस्तक है, उसमें इन्होंने पूरा वर्णन करा है इसका, कोशिका के बारे में जितना बताया। इनकी पुस्तक है एक बुक, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया में इन्होंने पूरा वर्णन करा है रॉबर्ट हुक ने। ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। अब देखो रॉबर्ट हुक ने, हमने खोज देखी, खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इसको क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। सेलुला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा या कोष्ठक। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो खोज की गई थी वो कार्क में की गई थी, ठीक। कार्क मतलब छाल में की गई थी। इन्होंने इसका पूरा वर्णन जो किया है वो किसमें किया है? माइक्रोग्राफिया में किया है। रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की है, ठीक। और इन्होंने जो नाम दिया है वो नाम दिया है एनिमल क्यूल, ठीक। अब देखो यहां पर रॉबर्ट हुक ने सेलुला नाम दिया है और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या नाम दिया है? एनिमल क्यूल। तो फिर कोशिका को कोशिका नाम किसने दिया है? तो कोशिका का जो नामकरण कोशिका के रूप में किया गया है वो किया गया है हर्ट पिग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? हर्ट पिग के द्वारा, ठीक। ये खोज और नामकरण की हमने बात करी। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी किसने दी? तो कोशिका सिद्धांत जो है उनमें हम दो लोगों के नाम लेते हैं। एक तो लेते हैं जेकब स्लाइडन और थियोडर स्वान। जो जेकब स्लाइडन है, इन्होंने जो खोज की थी 1838 में। ये क्या है? तो ये वनस्पति वैज्ञानिक है। वनस्पति वैज्ञानिक है, मतलब इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत दिया वो वनस्पति के क्षेत्र में दिया था, ठीक है ना। 1838 में इन्होंने कहा था कि जो
कोशिकाएं हैं, जो पौधों की संरचना है कई कोशिका से तैयार हुई, कई कोशिकाओं से तैयार। ठीक ऐसे ही थियोडर स्वान की हम बात करें तो इन्होंने 1839 में दिया है। ये क्या है? ये प्राणी वैज्ञानिक है, प्राणी वैज्ञानिक। इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर बोला गया पौधों की संरचना कहीं, ऐसे ही प्राणियों का जो शरीर है या प्राणियों में कई कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इन्होंने कोशिका किस तरह से कार्य करती है ये तो बता दिया, परंतु जब ये पूछा गया कि कोशिका विभाजन किस तरह से होता है तो उसको बताने में ये असफल रहे, ठीक है ना, असमर्थ रहे। तो जो कोशिका विभाजन का सिद्धांत है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की बात करें, यहां बात करें सेल डिवीजन, इसको दिया है 1855 में रुडोल्फ बिर्चो ने, रुडोल्फ बिर्चो ने इसको बताया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत और कोशिका विभाजन की बात हुई है, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया, ठीक है। अब देखो हम कोशिका के आकार के हिसाब से जो है उसको बांटा है हमने, कोशिका को ये आकार के हिसाब से हम बात करते हैं। तो कोशिका को हम देखते हैं यहाँ पर सजीव जगत में और मनुष्य में। सबसे पहले हम देखते हैं सजीव जगत। सजीव जगत की यदि हम बात करें तो सबसे, देखो सजीव जगत की हम बात कर रहे हैं तो सजीव जगत में देख लेते हैं सबसे पहले, सबसे बड़ी, जो सबसे बड़ी होती है कोशिका वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। अंडे की ठीक, ये कितनी होती है? 70 × 135 माइक्रोमीटर, क्योंकि कोशिका को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जहां मापने की सबसे छोटी इकाई क्या? माइक्रोमीटर है। ठीक, सबसे बड़ी देखिए हमने, सबसे छोटी देख लो, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। कौन सी है सबसे छोटी? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। इसका जो होता है 0.3 mm माइक्रोमीटर, क्योंकि कोशिका को माइक्रोमीटर में मापा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि सजीव जगत की सबसे लंबी कौन सी है, तो ये होती है तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। ठीक, अब हम बात करते हैं यहां पर मनुष्य की। मनुष्य में हम देखते हैं तो मनुष्य में जो है सबसे बड़ी जो होती है वो होती है अंडाणु, सबसे बड़ी अंडाणु। सबसे छोटी, सबसे छोटी जो होती है वो होते हैं शुक्राणु। स्पर्म। अगर सबसे लंबी पूछा जाए यहां पर भी तो मनुष्य की भी सबसे लंबी क्या हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र। कौन सी हो जाती है? तंत्रिका तंत्र। ठीक, सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका तंत्र। अगर दूसरी सबसे छोटी बोला है, सेकंड सबसे बड़ी, सॉरी है ना,
सबसे बड़ी बोला जाए तो सेकंड सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पस या लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है ना, ये सेकंड बड़ी हो जाएगी। एक बार फिर देख लो, कोशिका सबसे बड़ी हमने सजीव जगत में देखा, सजीव जगत की सबसे बड़ी जो थी वो कौन सी थी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। और सबसे लंबी अगर देखा जाए तो तंत्रिका तंत्र, ठीक है ना, इसे नर्वस सिस्टम भी कहते हैं और न्यूरॉन भी, ठीक, दोनों। मनुष्य में देखा हमने सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी शुक्राणु या स्पर्म होती है। सबसे लंबी तो यहां पर भी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। सेकंड जो बड़ी कौन सी है? तो सेकंड बड़ी आरबीसी, ठीक, रेड ब्लड कार्पस या लाल रक्त कणिका, ठीक है। यहां तक का मामला पूरा क्लियर है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिए इसका भी। ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे कोशिका के अपवाद देख लो। अपवाद, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कोशिका ही नहीं पाई जाती, उसको हम अपवाद में लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो है विषाणु, वायरस। वायरस जो होता है ये जब तक किसी शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता है तब तक क्या होता है? निर्जीव होता है। पर जैसे ही किसी शरीर में प्रवेश कर जाता है तो क्या हो जाता है? सजीव। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है निर्जीव व सजीव के बीच की कड़ी, ठीक, वायरस। इसको अकोशीय जीव कहते हैं, असेलुलर, अकोशीय जीव। ठीक। दूसरा जो है ये कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या है? स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है या नहीं पाया जाता है, परंतु इसके भी अपवाद है। देखो इसके अपवाद, कुछ स्तनधारी ऐसे हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है जिनके आरबीसी में। वो कौन कौन से हैं? तो ऊंट, लामा और जिराफ, ये तीनों ऐसे जीव है या ऐसे स्तनधारी है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक। एक उभयचर एम्फीबिया वर्ग भी आ जाएगा। कौन? मेंढक। जो मेंढक है उसकी आरबीसी में भी क्या पाए जाते हैं? तो उसकी आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है, जबकि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक। आगे देखो, तीसरे नंबर पर आ जाएंगे जाइलम एवं फाइलम। जाइलम और फाइलम पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। पेड़ पौधों में जाइलम का काम क्या होता है? जड़ों के द्वारा जो पानी इकट्ठा किया जाता है उनको पत्तों तक पहुंचाना, मतलब जल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। फाइलम या फ्लोएम क्या काम करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पत्तों पर भोजन तैयार होता है उसको जड़ों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फाइलम करता है। ठीक। चौथा है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीव, जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव है वो सभी किसमें आएंगे? तो वो भी इसके अपवाद है। आगे हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इकाइयां। ठीक, यहां तक भी आ गया समझ में। एक चीज और ध्यान रखना कि यदि ये पूछे कि विभाजन रहित अंग कौन सा है, मतलब ऐसा अंग जिसमें बहुत कम कोशिका का विभाजन होता है, अर्थात जो बहुत धीरे धीरे, ठीक है ना, ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लेता है या होता ही नहीं है, तो वो होगा न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिका विभाजित रहित अंग। अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा या सबसे तेज किसमें कोशिका का विभाजन होता है, सबसे
तेज, तो यहां लिखेंगे यकृत, लीवर। क्या होता है, तो यहां पर सबसे तेज कोशिका का विभाजन होता है। ठीक है, देखना आगे हम देखेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, कोशिका जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और दूसरी जो होती है वो होती है यूकैरियोटिक। पहली हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। ये दो शब्द हैं, एक तो प्रो, एक है कैरियोन। इन दो शब्दों से मिलकर बना। प्रो का अर्थ होता है पूर्व या प्रारंभिक। क्या होता है, तो पूर्व या प्रारंभिक। ठीक, कैरियोन का अर्थ क्या होता है, तो कैरियोन का अर्थ होता है केंद्रक, न्यूक्लियस। मतलब प्रोकैरियोटिक इकाइयां कैसी होती है, तो इनको हम बोल सकते हैं कि अपूर्ण होती है या अविकसित होती है। अपूर्ण या अविकसित। ये क्या होता है, तो किसी भी कोशिका की प्रारंभिक भाग होता है। क्या होता है, प्रारंभिक भाग होता है। ठीक, दूसरी बात, जो प्रोकैरियोटिक इकाइयां होती है उनमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता। कौन सा प्रोटीन नहीं होता है, हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता। जब हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो क्या होता है, जो डीएनए होते हैं, ठीक है ना, वो गुणसूत्र नहीं बना पाते हैं और ऐसे के ऐसे पड़े रह जाते हैं। इसके कारण से प्रोकैरियोटिक इकाइयां जो होती है ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती है। ठीक है ना, इसके उदाहरण कौन से हैं, एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो जीवाणु, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। ठीक, दूसरे हम बात करते हैं यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती है जो पूर्ण होती है, या इसी को हम बोल सकते हैं विकसित होती है। क्या होती है, ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण होती है और विकसित होती है और जिनमें हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या होता है, तो इसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जा रहा है मतलब उसका क्या हो जाएगा, तो उसका पूर्ण विकास हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जा रहा है, पूर्ण विकास। तो सभी जीवधारी, सभी प्रकार की वनस्पति और प्राणी जो क्या है, विकसित, वो किसमें आ जाएंगे, यूकैरियोटिक इकाइयों के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा, कोशिका के प्रकार देखे हमने, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है, जिसमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता, इस कारण से केंद्रक का विकास नहीं हो पाता। ठीक, प्रोकैरियोटिक में आती है, कैसी होती है, तो अपूर्ण होती है। ठीक है ना, पूर्व या प्रारंभिक स्थिति होती है इनकी। ठीक, अविकसित होती है। इसके उदाहरण देखे हमने, जीवाणु और नील हरित शैवाल। फिर हमने देखा यूकैरियोटिक इकाइयां, यूकैरियोटिक। ठीक है ना, यूकैरियोटिक क्या होती है, तो पूर्ण होती है और विकसित होती है। ठीक, हिस्टोन नामक प्रोटीन जो होता है वो पाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से सभी वनस्पतियां और प्राणी इसमें आएंगे जो पूर्ण रूप से विकसित है। ठीक है, अब देखो कुछ जीव होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीव। उनको भी यहीं पर देखो, उसी को भी हमने संख्या के आधार पर बांटते हैं हम वहां पर कोशिका को। एक कोशीय और बहुकोशीय। ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे, या हम बोल सकते हैं कि जिनमें समस्त कार्य के लिए क्या हो, एक ही कोशिका पाई जाए।
जिनमें समस्त कार्य के लिए एक कोशिका पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाए, क्या कहलाते हैं? एक कोशीय जीव कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएंगे? तो देखो इसके एग्जाम्पल, अमीबा, पेरामीशियम, प्लाज्मोडियम और प्रोटोजोआ। ठीक, बहुकोशीय जीव मतलब क्या? तो जिसमें सभी कार्य, समस्त कार्यों के लिए अलग अलग कोशिका पाई जाए, अलग अलग कोशिका पाई जाए। क्या होते हैं बहुकोशीय? इसकी परिभाषा बोल सकते हैं दो या दो से अधिक कोशिकाएं जिसमें पाई जाती है। बहुकोशीय जीव, इसमें भी क्या आ जाएंगे? तो समस्त जीव जंतु, ठीक, जिनको एक कोशीय जीव को छोड़कर जितने भी जीव जंतु है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो बहुकोशीय जीवों के अंतर्गत आ जाएंगे। एक बार देख लो हमने शुरू से लेकर अब तक क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था कोशिका, सेल, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। कोशिका में हमने देखा था कि कोशिका की परिभाषा सबसे पहले तो क्या होता है? तो सजीव जगत की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। कोशिका, सेल, सेल से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू, ऊतक, ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन, अंग, और अंग से मिलकर क्या बनती है? बॉडी, शरीर। सेल इस तरह से शरीर का सबसे छोटा हिस्सा हो गया। मैंने आपको बताया था कि मनुष्य में सामान्यतः 100 खरब 10 टू द पावर 14 कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिकाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? साइटोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से ऊतकों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, फिर हमने देखा कि कोशिका, नेक्रोसिस, एक शब्द देखा था हमने। नेक्रोसिस क्या होता है? तो किसी जीवित शरीर में कोशिका और ऊतकों की मृत्यु क्या कहलाती है? तो नेक्रोसिस कहलाती है। फिर आगे हमने देखा कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज किसने की है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो खोज की थी वो की थी कार्क, छाल में। ये मृत कोशिकाएं थी और इन्होंने इनको नाम दिया था सेलुला। सेलुला का अर्थ होता है एक कोष्ठक या एक छोटा कमरा। इन्होंने ये पूरी जितनी भी खोज की इसकी संपूर्ण जानकारी इनकी पुस्तक में लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। फिर हमने खोज में ही सेकंड नाम पढ़ा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी तालाब के पानी में और इन्होंने जो नाम दिया था वो एनिमलक्यूल दिया था। ठीक है, तो अब यहां पर हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने सेलुला बोला, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या बोला? एनिमलक्यूल बोला। तो फिर कोशिका नाम किसने दिया? तो कोशिका जो नाम दिया है कोशिका को वो हर्टपिग ने दिया है। ठीक, यहां तक हमने देख लिया था। फिर हमने इसको आकार के हिसाब से देखा कोशिका को कि सजीव जगत में सबसे बड़ी और सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका। सबसे बड़ी जो कोशिका थी वो कौन सी थी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैरीसेप्टिकम। सबसे लंबी कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन। ऐसे ही हमने शरीर में देखी तो शरीर में सबसे बड़ी कौन सी थी? अंडाणु। सबसे छोटी कौन सी? शुक्राणु, स्पर्म। सबसे लंबी कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। ठीक, इसके बाद हमने देखा था कि जो कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? तो कोशिका सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? जेकब स्लाइडन और थियोडर स्वान। जेकब स्लाइडन जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक है 1838 और यहां पर थियोडर जो स्वान है वो प्राणी वैज्ञानिक है, ठीक है ना, 1839। परंतु ये दोनों कोशिका विभाजन को बताने में असमर्थ रहे, इसलिए कोशिका विभाजन का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। ये देखा हमने। फिर उसके बाद हम आए कोशिका के प्रकार पर। कोशिका के प्रकार में हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं देखी। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रारंभिक या पूर्व, या इसको हम बोल सकते हैं अपूर्ण या अविकसित कोशिकाएं, क्योंकि इनमें हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता है।
जिससे केंद्रक का विकास नहीं हो पाता। ठीक है, फिर हमने देखी थी यूकेरियोटिक इकाइयां, ऐसी इकाइयां जिनमें क्या पाया जाता है, तो हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जाता है, और हिस्टोन नामक प्रोटीन पाया जा रहा है मतलब पूर्ण विकसित हो जाएगी। ठीक, तो यूकेरियोटिक इकाइयां क्या होती है, तो पूर्ण विकसित कोशिकाएं जो होती है वो क्या कहलाती है, यूकेरियोटिक कहलाती है। आगे हमने कोशिका के प्रकार में ही संख्या के आधार पर देखा। संख्या के आधार पर एक कोशिकीय जीव मतलब जिन जीवों के शरीर में सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है सभी कार्यों के लिए, वो क्या कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव। बहुकोशीय मतलब जिनके शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं, बहुकोशीय जीव। अब हम कल से इसके आगे बढ़ेंगे। यहां तक मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।